वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कल लाहौर रिंग रोड के ऊपर खातून के साथ मुबैना तौर पे ज्यादती की गई और बड़ा जुल्म वाला वाक़या था, क्योंकि खातून जो हैं वो अपने बच्चों के साथ थी, छोटे छोटे बच्चे उनके थे और उन बच्चों के सामने ये मकरू अमल किया डाकुओं ने। इसकी तफसील जो है हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर न्यूज़ के उमर जावेद। उमर, थोड़ा पहले बताइएगा ये वाकया क्या हुआ, और जिस तरह मैंने बताया ये इसी तरह रिपोर्ट है और उस पर डिटेल्स क्या है, क्योंकि मोटरवे जो है उस पर तो मोटरवे पुलिस काफ़ी ऑपरेट कर रही होती है, काफ़ी विजिलेंट होती है, और वहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं करते इस तरह के वाकये की। हर तरफ से तो वो इलाका सील्ड है, अंदर एंटर होने के लिए भी एक ही एंट्री पॉइंट है या दूसरे कुछ एंट्री पॉइंट्स होते हैं, वो भी ऑब्वियसली स्क्रूटनाइज होते हैं लोगों के सामने। ये वाकया किस तरह पेश आ गया? क्या वो डाकू ऑलरेडी मोटरवे पे गाड़ी पे थे, वो पैदल थे तो वो किस तरह पहुंचे खातून तक? उमर। कामरान साहब, ये रिंग रोड से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर यह वाक़या पेश आया है। रिंग रोड साबका दौरे हुकूमत में लाहौर से सियालकोट के लिए एक मोटरवे तजवीज़ की गई थी, जिसके ऊपर काम भी शुरू हो गया था, लेकिन मीनवेल हुकूमत जो थी वो चेंज हो गई और उसके बाद मौजूदा हुकूमत जो थी उसने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और 6 महीने पहले इसको मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिया गया था। 6 महीने हो गए, लेकिन इसके ऊपर किसी भी जो पेट्रोलिंग फोर्स थी उसको जो था वो उसका चार्ज जो था वो नहीं सौंपा गया था। यानी गुज़िश्ता रोज़ जब ये वाक़या पेश आया, मुकदमा दर्ज हुआ, तो उसके अंदर जो तर्जुमान मोटरवे थे उनकी तरफ से वजाहत आई कि ये मोटरवे का इलाका नहीं है और इसलिए इसका मोटरवे से लेना देना कोई नहीं है। उसके बाद 2 महकमे जो है वो बच जाते हैं, जिसके अंदर रिंग रोड पुलिस है और फिर लाहौर पुलिस है। अगर रिंग रोड पुलिस की बात की जाए तो जहां पे ये वाकया पेश आ रहा है उससे 3 किलोमीटर दूर टोल प्लाजा है, जिसके ऊपर रिंग रोड पुलिस मौजूद होती है, लाहौर पुलिस भी मौजूद होती है और साथ रेंजर्स के अहलकार जो है वो भी मौजूद होते हैं। तो जिम्मेदारी जो है वो रेंजर्स पुलिस रिंग रोड पुलिस के ऊपर डाली जानी चाहिए थी, लेकिन उसके ऊपर भी नहीं डाली गई। जो अगर इलाका पुलिस की बात की जाए तो ये गुजरपुरा लाहौर का इलाका थाना है गुजरपुरा, जिसकी हदूद के अंदर ये वाक़या पेश आया और ये वही इलाका है जहाँ पे तकरीबन 3 माह कबल एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल थी, उसके साथ भी गैंग रेप हुआ था और उसके अंदर 4 मुल्जिमान जो थे उमर, ये बताइए, ये बात सही है कि खातून ने जो है वो इमरजेंसी को कॉल किया था, जो मोटरवे इमरजेंसी, और वहां से उन्होंने कोई इमदाद नहीं आई थी, ये बात सही है? कामरान साहब, खातून का बयान जो है वो तो पुलिस को दिया गया है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने 130 पर आज कॉल की और उसके अंदर जिन खातून ने फ़ोन अटेंड किया उनका कहना था कि ये हमारी डोमेन नहीं है, हमारा इलाका नहीं है, हम यहाँ पे ऑपरेट नहीं करते, इसलिए आप मुतलका हुकाम से रब्ता करें। जब मैंने उनसे गुजारिश की कि मुझे मुतलका हुकाम बता दें तो वो मुतलका हुकाम बताने से गुरेजा थी और उन्होंने फ़ोन जो था वो बंद कर दिया। 3 महकमों की नाअहली जो है वो इसके अंदर आ रही है और तीनों महकमों से जब बारी बारी पूछा गया तो वो हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं। मोटरवेज कहती है कि उन्होंने हुकूमत को कहा था कि वो इस इलाके का जो चार्ज है वो उसको दे, ताकि यहाँ पे पेट्रोलिंग की जा सके, फाइन इम्पोज किए जा सके, ओवर स्पीडिंग वगैरह तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जा सके। रिंग रोड पुलिस अगर वो नहीं है, अभी मोटरवेज को नहीं मवासलात की जानिब से चार्ज दिया गया, तो रिंग रोड पुलिस जो है वो जिम्मेदार है और इलाका पुलिस जिम्मेदार है, लेकिन वो भी नहीं है। मैं अगर आपको आज सुबह की बात बताऊं, मैंने पूरा दिन तकरीबन उस सड़क पे गुजारा, वहां पे गाड़ियां के अलावा मोटरसाइकिलें और चिंची रिक्शे जो हैं वो मैंने खुद देखे हैं और पैदल ट्रेस पासिंग भी उसके ऊपर हो रही है। यानी वो मोटरवे पे आ सकते हैं आराम से, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास बकायदा दुनिया टीवी के पास बकायदा फुटेजेस हैं जो हमने आज वहां पे बनाई है, जिसके ऊपर मोटरसाइकिल और ट्रेस पासिंग जो है वो हो रही है। अगर मैं इस वाक़े की बात करूं तो ये लाहौर रिंग रोड से 3 किलोमीटर एग्जैक्टली 3 किलोमीटर के ऊपर ये वाक़या पेश आया है टुवर्ड्स सियालकोट जाते हुए। जब खातून की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, खातून ने गाड़ी साइड पे लगाई, लोगों को फोन करना शुरू किया, 130 के ऊपर फोन किया तो उसको पुलिस का बताना है कि उसको कहा गया कि वो इस जगह पे ऑपरेट नहीं कर रहे। उसके बाद उसने दीगर लोगों से, अपने रिश्तेदारों से रब्ता किया और जब तक उन्होंने आना था तब तक 2 डाकू आए जिन्होंने पहले लूटमार की और उसके बाद उन्होंने उसको जबरदस्ती असलहा के जोर के ऊपर तकरीबन गाड़ी से 150 मीटर क्रोल जंगल, जो बहुत ही घना जंगल है, वहां पे लेके गए और बारी बारी दोनों ने ज्यादती का निशाना बनाया और दरिंदगी का निशाना बनाया और वो भी बच्चों के सामने। उसके बाद अच्छा, ये बताइए कि डेवलपमेंट मुजरिमों के मतलब क्या है? पुलिस कहां तक पहुंची है इन मुजरिमों को पकड़ने में? जी, पुलिस के दावे तमाम झूठे हैं कि वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज जो है उन्होंने हासिल कर ली है और उसकी मदद से जो है मुल्जिमान को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर तक मैंने आज ऑन फुट रहकर देखने की कोशिश की है कि शायद कोई सीसीटीवी कैमरा नजर आ जाए। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा कोई नहीं है। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 12 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया है, जिनके डीएनए वगैरह करवाए जा रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस क्लूलेस है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि लाहौर के जो अफसरान हैं, जिसके अंदर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन
कमीशन और SPCIA, उन्होंने पहली दफा एक नया मैकेनिज्म जो है वो डेवलप करने की कोशिश की है थ्रू खोजी। दोनों जो है दूसरे अजला से मंगवाए गए हैं और वो वहां पे जूतियों के प्रिंट्स उन्होंने लिए हैं और उसके बाद चलिए ये तो बड़ा अच्छी डेवलपमेंट है कि इस तरह अगर चल जाए पता। बहुत शुक्रिया उमर जावेद, आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे इस अफसोसनाक वाक़े को लेकर। लेकिन व्यूअर्स ये मसला उससे बड़ा है क्योंकि जब खातून को इन्वॉल्व होती है तो अब हमने देखा कि डिफरेंट जगहों से बजाय इसके कि मुजरिमों पर फोकस किया जाए, बजाय इसके कि उस खातून के साथ हमदर्दी की जाए, वो ये सवाल उठाया जा रहा है कि वो खातून जो थी वो रात को 12 बजे वहाँ पे क्या कर रही थी, वो गुजरावाला से लाहौर क्यों आई थी, वो अकेली क्यों थी। तो ये सवालात जो है ये आज भी पाकिस्तान में औरत जो है उसको एज अ जेंडर डिफरेंटली डील किया जाता है, ख्वाह उसके साथ कितनी ही बेईमाना कार्रवाई क्यों ना हो गई हो। और ये जो परसेप्शन है ये चेंज किस तरह होगी। मलिका बुखारी साहिबा, परवेशा खान साहिबा और अता तारट हमारे साथ मौजूद हैं। मलिका बुखारी साहिबा, ये परसेप्शन कि खातून को लेकर जो है बजाय इसके कि मुजरिमों को पकड़ा जाए उनसे सवाल किए जाए, अब खातून के ऊपर ही सवाल उठने शुरू हो गए। और कुछ तो सरकारी क्वार्टर से भी सवाल आए हैं कि जी वो रात को वहाँ पे क्या क्या कर रही थी, वो शहर से अपने बाहर गई क्यों और वो अकेली क्यों थी, ये पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया उन्होंने। ये सवालात तो आज भी ये बताते हैं कि इस मुल्क में अवाम खास तौर पे जो खवातीन है वो अभी भी इनसिक्योर हैं और सवालात बिला वजह के गलत सवालात की जद में है। जी थैंक यू कामरान। देखिए कामरान, पहली बात तो ये कि जहाँ तक इसका ये इंसिडेंट है, ये जब भी किसी खातून के साथ जिनसी तशद्दुद होता है, उनकी इस्मत ज़री होती है, रेप होता है, तो ये जो निज़ाम है उसको हिला देता है और निज़ाम अदल के ऊपर भी और पुलिस के निज़ाम के ऊपर भी एक सवालिया निशान उठता है। और हम इस बात का एतराफ़ करते हैं, करना भी चाहिए कि रियासत की जिम्मेदारी होती है कि पाकिस्तान का हर शहरी, बिलखसूसन ख़वातीन और बच्चे, हर वक्त दिन हो या रात हो, अपने ख़ानदान के साथ हो या उनके बगैर हो, वो पाकिस्तान के हर कोने के अंदर महफूज रहे। वज़ीर आला पंजाब ने इसके ऊपर ट्वीट किया है, वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लिया है, CCPO लाहौर और पाकिस्तान के और पंजाब के सारे जो इदारे हैं वो मुतहर्रिक है इस वक्त इस खातून को इंसाफ दिलाने के लिए। जहाँ तक इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात है कामरान, आपके रिपोर्टर की बात से मैं एग्री नहीं करूंगी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। CCPO लाहौर ने आज ही ब्रीफ किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आवाम को कि 4 डिफरेंट ट्रैक्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं और जो जदीद फोरेंसिक एविडेंस है, जो टेक्निक से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो DNA एविडेंस हो, चाहे वो जियो फेंसिंग हो, चाहे वो ट्रैकिंग हो, वहां तो पे बहुत बेहतरीन तरीके से जो कहा गया कैमरा फुटेज है तो वो कैमरा फुटेज कोई नहीं है और उसने तारीफ भी की है जो खोजियों को लगाया गया है। जी तो कैमरा फुटेज की बात करें तो कैमरा फुटेज वजाहत कर दूं कि CCPO लाहौर जी CCPO लाहौर ने वजाहत की है कि इस एरिया के अंदर कुछ छोटे गांव हैं, उसके अंदर कुछ इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे CCTVs लगे हैं और वहां से हमें सुराग भी मिल रहा है और जल्द से जल्द हम जो मुजरिम है उसको पकड़ेंगे और कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि खवातीन का जब इस्मत जरी होती है, खवातीन के ऊपर तशद्दुद होता है, तो किरदार कशी होती है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। देखिए कामरान, ये जो हमारा पुलिस का कल्चर है ये एक थाना कल्चर है, ये एक पदरशाही जो हमारे मुल्क के अंदर निजाम मुरव्वज है, ये उसी की निशानदही करता है कि जब जब कोई गलती होती है खातून के किरदार के ऊपर, उसके जो एक्शंस हैं उसके ऊपर सवाल उठता है। बड़ा अफसोसनाक है, इसीलिए हमें चाहिए और पुरानी हुकूमतें ये कर नहीं सकी। तो आप उसे चेंज कर पाएंगी मलिका साहिबा? असल सवाल तो ये है कि पंजाब आप उसे चेंज कर पाएंगी इस कल्चर को? सवाल तो ये है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कामरान, हम तो मुतहर्रिक हैं। मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया है, जो वजीर इंसानी हकूक है उनने भी इसके ऊपर बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि पुलिस फोर्स को अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क के अंदर हमने सेंसिटाइज करना है खवातीन के तौर के ऊपर, जो उनकी राइट्स हैं, जो उनके एक्शंस हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उनके बेसिस के ऊपर हमें पुलिस फोर्स को सेंसिटाइज करने की जरूरत है और विक्टिम ब्लेमिंग का जो कल्चर है उसको खत्म होना चाहिए। मेरी IG पंजाब और वजीर आला पंजाब से भी रिक्वेस्ट होगी कि अपनी पुलिस फोर्स को बेहतरीन तरीके से सेंसिटाइज करें कि जब भी किसी औरत की इस्मत जरी हो तो उसके ऊपर सवालिया निशान ना बिल्कुल ठीक है जी, ये पॉइंट आ गया, निजाम को ठीक करने की। बिल्कुल ठीक है परवेश साहिबा, इस पे तो आपको भी इनको सपोर्ट करना चाहिए कि ये वो कह रहे हैं कि नया कल्चर, थाना कल्चर चेंज करेंगे जब जहां पे खातून को कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए या खातून को प्रोटेक्शन दी जाए तो फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग द पुलिस, गवर्नमेंट, एवरीवन, और मर्द भी जो इस मुल्क के हैं जो ऑब्वियसली औरत को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ऐसे वाकयात के बाद भी जब औरत जहां पे औरत खस जाती हुई हो वो विक्टिम हो। शुक्रिया कामरान शाहिद साहब, ये इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या है और ये इस बात की निशानदेही करता है कि बहैसियत मुआशरा हम कहाँ खड़े हैं।
इसके साथ साथ ये इस बात की भी निशानदेही करता है कि बात करना, ट्वीट करना, ये मैं कर सकती हूँ, ताड़र साहब कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, इनका काम है जिम्मेदारी लेना, इनका काम है एक्शन। अब चले, मैं इस बात को बिल्कुल मानना चाहती भी हूँ और मैं इसमें ऐसी सोच नहीं रखती कि किसी की नीयत नहीं होगी वहां तक पहुंचने की, लेकिन इसमें जो कई दिनों से हम देख रहे थे पंजाब में एक म्यूजिकल चेयर्स बनी हुई हैं इंतजामी तौर पर, पंजाब, पाकिस्तान, फॉरेन ऑफिस वाले आपके गए हुए हैं सुप्रीम हाई कोर्ट्स में, पंजाब की जो पुलिस है उसके अंदर तकरीबन एक गदर मचा हुआ है, बगावत हुई हुई है। फिर आपने देखा जो सीसीपीओ साहब ने एक शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू दिया। मुझे बताइए, पंजाब इस वक्त पाकिस्तान के जो दुनिया में 18वां सबसे बड़ा शहर, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आप जिनको तफवीज कर रहे हैं वो पहले ही कंट्रोवर्शियल है, वो बातें चले छोड़ी। जो उनका इंटरव्यू मैंने देखा टीवी पे, मैंने शायद इससे पहले इस किस्म का किसी सरकारी अफसर को इंटरव्यू ना देते हुए सुना, ना इस तरह की मीडिया अपीयरेंस देते हुए सुना, और ना इस किस्म की बातचीत करते हुए सुना जिसको आपने दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क और शहर और उसके तमाम शहरियों की हिफाजत तफवीज की है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं किस तरह दबा के काम लेना, ये अपने पुलिस फोर्स को ही धमकियां दे रहे थे। मैं ग्वांटानामो बे में सर्व करके आया हूं, मैं सबसे अच्छा अफसर। चले, इस बात पे भी हम अभी शक नहीं करते कि वो अच्छे अफसर हैं कि नहीं, लेकिन मुझे बताइए जो शख्स को पता ना हो कि ग्वांटानामो बे दुनिया का सबसे बड़ा हुकूमत खाना है और मुसलमानों के लिहाज से पूरी दुनिया, फ्री वर्ल्ड में ग्वांटानामो बे एक जो है नदामत और टॉर्चर की अलामत है। वो उसको खुश होकर कह रहे थे कि मैं ग्वांटानामो बे सर्व करके। मुझे बताइए, इसके बाद सबसे पहले हमारे मुल्क में अगर कोई सलामती के इदारे हैं तो उन्हें उन पर एक सिक्योरिटी चेक करना चाहिए था कि क्यों ग्वांटानामो भेजे गए, क्या ऐसी खिदमत थी जो ली जाती नहीं। अच्छा, अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही थी कि उन्होंने, जो आप लोग जो भी कह रहे हैं कि उन्होंने पूछा क्यों निकली, कैसे पेट्रोल खत्म हुआ और सीधे रास्ते क्यों नहीं गई। मुझे बताइए, आप लोग नाम क्यों नहीं गए? आप क्यों डरते हैं कहने से कि वो कौन शख्स था? उमर शेख साहब थे, यही नाम है ना उनका, सीसीपीओ ने तमाम पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे चला है उनके नाम से। आप लोग क्यों डर रहे हैं भाई? क्या कर लेंगे? कोई नहीं डर रहा है। अच्छा, नहीं, तो नाम देना चाहिए ना। वी मस्ट नेम एंड टेल हिम कि उसने क्या बात, बजाय वो उन लोगों को पकड़ने के जिन्होंने मासूम बच्चों के सामने माँ की इस्मत दरी की। मतलब अर्श भी हिल गया होगा उस औरत की आस से, लेकिन उनको असर नहीं हो रहा। और बजाय इस बात में शर्मिंदा होने के, आज शहजाद अकबर साहब भी, उनका क्या काम है अकाउंटेबिलिटी के मुआवन का? क्या पंजाब में कोई होम मिनिस्टर नहीं है कि वो लाहौर गए और उनको साथ खड़ा करके, जिन पे इल्जाम है कि इन्होंने ही लगवाया है, उनको साथ खड़ा करके उन्होंने एक और पैगाम दिया कि मेरा बंदा है, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, और साथ खड़ा करके उनसे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिलवाई। जो मजाक था उस विक्टिम के साथ, जिसके साथ ये ज्यादती हुई, उसके बच्चों के साथ, और बेलमूम पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ, और पंजाब के रहने वालों के साथ, लाहौर के रहने वालों के साथ। आपका ये उनका क्या काम? आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन उसमें अच्छी बात ये है कि जो आप ये बात कह रही हैं कि सीसीपीओ का ये बयान आया था, उसके बाद शीरी मजारी साहिबा का भी एक बड़ा क्रिटिसाइजिंग ट्वीट आया था इसके ऊपर। मेरे पास सामने अगर हो तो मैं पढ़ के सुना दूं आपको। मेरा और आपका काम है, उनका क्या काम है ट्वीट्स करना? उनका काम है एक्शन करना। वो मिनिस्टर है। आप ठीक कह रही हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बारी वो है मिनिस्टर। गुलजार साहब ने जो ट्वीट की है, मैं आपको ये वसूख से कह सकती हूँ, आपको कागज देकर उनसे कहीं वही अल्फाज लिखते, वो नहीं लिख सके जी। ये सब जो है, ये सब ट्वीट्स और ये जो बातें हैं, ये मैं और आप करेंगे, अता तारड़ साहब करेंगे, हुकूमत हमें एक्शन। पॉइंट आ गया आपका, ये पूछ रहे थे अता तारड़ साहब। बात ये है कि पीपल्स पार्टी से तो मैं ये सवाल पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बेचारे पंजाब से आउट हुए, इनको अरसा हो गया, पता नहीं किस जमाने में इनकी गवर्नमेंट लास्ट बनी थी, पता नहीं भट्टो साहब की गवर्नमेंट थी या कौन सी गवर्नमेंट थी। इनका तो अपना वजीर आला भुट्टो साहब के बाद शायद कोई प्रॉपर आए नहीं। पंजाब आपने संभाला हुआ था, और अभी ये जो तब्दीलियां हुई हैं इसके ऊपर मैंने ऑब्वियसली बड़ा क्रिटिकल शोज किए पिछले 2 दिन और खासतौर पे परसों, लेकिन उसमें जो एक एंगल गवर्नमेंट का है वो भी ऑब्वियसली सामने आना चाहिए, जो गवर्नमेंट शायद नहीं ला सकी, लेकिन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि ये जो आईजीज वो चेंज कर देते हैं, या ये जो अफसरान की तब्दीलियां ट्रांसफर होती है, इसकी वजूहत आप है कि पिछले 15 साल से खासतौर पर जिस तरह आपकी गिरफ्त है पंजाब पुलिस के ऊपर, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, वो आपके खिलाफ जायज काम भी कोई हो नहीं पाता, पुलिस एक्शन हो नहीं पाता,
लोगों को आप या तो आपके साथ मिले हुए या आपके साथ वो रहे, इतना सा काम कर चुके हैं और उनको आप लोगों ने ये हालाशेरी दिलवाई हुई है कि हमने दोबारा गवर्नमेंट में आना है। तो ये तमाम चीजें भी जो है पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर एक तलवार की तरह लटकती है, इसलिए उनको अफसरान को चेंज भी करना पड़ता है, आईजीज को चेंज भी करना पड़ता है। और वो नया सीसीपीओ भी इसलिए लेके आए हैं कि बकौल पीटीआई के वो किसी दबाव में नहीं आएगा और जहां पे अगर आपकी तरफ से कोई गलती होगी या कहीं आप कोएर्जन कर रहे होंगे तो वो उसको फ्रंट पे लीड करेगा। तो आपका भी इसमें जिम्मेदारी बहुत ज्यादा था तारड़ साहब, अगर पुलिस आज थाना कल्चर ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया कमरान साहब, मैंने क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया ना जी, तो जी। मैं आपके इस सवाल के जवाब में फैक्ट्स, फिगर्स और आपके सामने पूरी केस स्टडीज रख के इसका जवाब दूंगा और दलाइल के साथ दूंगा। मगर एट द आउटसेट बहुत अफसोसनाक वाकया है, बिल्कुल इस पे दिल रंजीदा है। और मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी, हर इंसान जो है जिसके दिल में इतनी सी भी इंसानियत है, वो आज इस वाकये पे रंजीदा है। और ये एक कॉमन इशू है, इट कुड हैव बीन एनीवन। ये आपके, मेरे, मलिका साहिबा, पलवशा साहिबा के घर से भी कोई हो सकता था। और हमारे शहर इतने गैर महफूज हो गए हैं कि ये वाकयात हो रहे हैं। और मैं आपके शो के तवसत से, क्योंकि इशू उठा है, मैं आपके व्यूअर से और मैं एक नया इशू भी रखना चाहता हूं कि हम माओ, बहनों, बेटियों के नाम पे जो गालियां देते हैं, जो मजाक करते हैं, हम कैजुअल सेक्सिज्म में जो इंडल्ज करते हैं, हम बस कर दें। अब बहुत हो गया है। हमें ये चीज़ें बहुत हमारी सोसाइटी का इंटेग्रल पार्ट बन चुकी हैं, हम रियलाइज नहीं करते, हम अब बस कर दें, ये इंतहा हो गई है। ऐसे वाकयात के ऊपर सीसीपीओ का कहना कि एक खातून 3 बच्चों की माँ रात इस वक्त क्यों निकली, कहाँ गई, ये रूट क्यों लिया। उमर शेख साहब को शर्म तो पता नहीं आई कि नहीं आई, हमें शर्म आ गई है। हम शर्मिंदा हैं कि पाकिस्तान की पुलिस फोर्स के एक अफसर ने ये अल्फाज इस्तेमाल किया है कि यह है शेम ऑन हिम। शर्म आनी चाहिए थी। इस तरह तो फिर आप कह दें कि घर से क्यों निकली, घर से ही बाहर नहीं निकलना चाहिए था, पता था रेप होते हैं, हमारे मुआशरे में रेप होते हैं, हर 4 दिन बाद होते हैं, घर से क्यों निकली भाई? घर में रहो, तुम्हारी जगह घर है, तुम्हारा क्या काम है कि तुम घर की दरवाजा खोल के बाहर आई हो? तुमने पेट्रोल चेक नहीं किया गाड़ी का? इसको क्या सियाको सबाक से हटके पेश किया जा सकता है? कितने तरीके हैं उनकी ये शर्मनाक गुफ्तगू को। और मलिका साहिबा, आपको इसको कंडेम करना चाहिए था। आप आज काइंडली, यूर अ फेमिनिस्ट, आप इस कॉज के लिए काम करती हैं, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लॉ हैं, मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कंडेम करना चाहिए था। यू शुड टेक नोटिस ऑफ दिस। इसका नोटिस क्यों नहीं लिया गया? आपने ट्वीट की, बुजदार साहब का शुक्रिया सर, सलाम है आपको, आपने ट्वीट कर दी, हम शुक्रगुजार हैं आपके। शीरी मजारी साहिबा का मैं आपको उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। था तारड़ साहब, आपने कहा ना कि ट्वीट क्यों नहीं की मलिका बुखारी साहिबा, लेकिन इनकी गवर्नमेंट की ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर ट्वीट की है। मेरा फर्ज बनता है आपको मैं बता दूं, फॉर एन ऑफिसर टू इफेक्टिवली ब्लेम अ वुमन फॉर बीइंग गैंग रेप्ड बाय सेइंग शी शुड हैव टेकन द जीटी रोड और क्वेश्चन एज टू व्हाई शी वेंट आउट इन द नाइट विद हर चिल्ड्रन इज अनएक्सेप्टेबल एंड हैव टेकन अप दिस इशू। नथिंग कैन एवर रैशनलाइज द क्राइम ऑफ रेप, दैट्स इट। ये उन्होंने कहा है, मैंने कहा रिकॉर्ड पे मैं ले आऊं। ये वफाकी काबीना में है, वफाकी काबीना में दरवाजा खोलें प्राइम मिनिस्टर का, जाएं प्राइम मिनिस्टर हाउस, दरवाजा खोलें और कह सर ये हुआ है, ये जुल्म हुआ है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के एक शख्स ने ये बयान दिया है जिसको 4 दिन पहले आपने पोस्ट किया था बड़े अरमानों के साथ। मुझे ये बताइए, ये प्रोफाइल सी का अफसर है, इसकी एसीआर खराब है, पता है ये एक राशि अफसर है, इसके बारे में 3 एजेंसी सारे इल्जामात रिकॉर्ड हैं, पता है ये क्राइम फाइटर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, आपको सबूत है इसके? सब इल्जामात होते हैं। मैं अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये बात सही है, ये बात सही है कि 2 से 3 दिन पहले जो कैप्टन सफदर, उन्होंने सीसीपीओ लाहौर को कॉल की, उमर शेख को, और उन्होंने उनको धमकियां भी दी कि उनको देख लेंगे और वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब ये आप लोगों की पॉलिटिकल एक बैटल बन चुकी है। कुछ सीसीपीओ जो है वो कह रहा है मैं प्रेशर नहीं लूंगा, यहाँ पे जितना भी कोई स्ट्रांग है। अच्छा, ये जरा पूरा कर लीजिएगा जी, आपको टाइम दूंगा मिलेगा मैं इसके बाद। बिल्कुल मेरे नोटिस में नहीं है, बट लेट मी कंप्लीट। जी आप कर ले उसके बाद मैंने जाना। जी जी, देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में ना जब अफसरान आप लगाते हैं, उनका एक सर्विस प्रोफाइल होता है, करियर प्रोफाइल कहते हैं जी जी। उसके बाद उनकी एसीआर होती हैं, उसके बाद मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स होती हैं। ये सारी चीजें मैं आपको भी भेज देता हूं, आप खुद पढ़ लें। मैं वो टीवी पे नहीं कह सकता, मुझे शर्म आती है, वो कहते हैं, मैं आपको भेज देता हूं। आगे आइए। हमारे दौर में हम 10 साल जिला वतनी में रहे, हम गवर्नमेंट में हैं 2008 में, 10 साल हमारी हुकूमत रही। हमने क्या किया?
जैनब मर्डर केस में मैं कसूर मौजूद रहा था। तारक साहब, मैं जरा एक मैंने मिनट पॉज ले लें, आप जरा पॉज ले लें इसके ऊपर। देखें, ये जो है ना आपकी गवर्नमेंट का थाना का, ये एक बहुत बड़ा इशू है और यकीन करें इसमें मैंने भी और भी इशू डिस्कस करना, लेकिन आपने जो गैंग रेप पे बात कर दी है, जो भी हुआ है मोटरवे वाला, वो काफी, उस पर मैं जरा इनकी राय ले लूं गवर्नमेंट की, क्योंकि पोल्यूशन ने भी बड़ा ऑनस्लॉट कर दिया, बैलेंस और भी आपसे बड़े इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। आपके थाना कल्चर को मुझे याद है, जब मैंने यूईटी के अंदर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर पंजाब थे 8 साल 9 साल पहले, उनसे ये सवाल किया था हजारों तलबा की मौजूदगी में, तलबा व तालिबात की। उन्होंने कहा थाना कल्चर जनाब हम खत्म करके दम लेंगे। उस बात को भी उनकी एक और गवर्नमेंट भी आगे खत्म नहीं हो सका। तो अब आप बेशक इस पे लंबी आपके पास एक्सक्यूज हो सकते हैं करने के, लेकिन थाना कल्चर नहीं बदला। एफआईआर कटने में वही प्रॉब्लम्स हैं, पुलिस थानों के अंदर जो है वही प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सवाल एक लंबा है, लेकिन मैं करूंगा आपसे जी मलिका साहब, पलवेशा ने भी बहुत ज्यादा बात की इस पे, इन्होंने भी बात की, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। योर माइक इज विद यू। जी थैंक यू कामरान। देखिए, 2-3 अहम बातें। पहली बात तो ये कि जो सीसीपीओ लाहौर साहब की स्टेटमेंट है, उसकी श्री मुजाहिर साहिबा ने मजम्मत की है, मैंने भी ट्वीट करके मजम्मत की, और हमारी ये राय नहीं है। जो उनकी स्टेटमेंट थी, जो उनका व्यू था उस खातून के एक्शंस के बारे में, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजमूई राय नहीं है। ये पहली बात तो ये है, और हमने इस पर वजाहत कर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि जहां तक ये बात कर रहे थे कि शर्म आनी चाहिए थी सीसीपीओ साहब को, शर्म आनी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को। देखिए, जो खवातीन की किरदार कशी की बुनियाद है ना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सियासत में रखी थी। मोहतरमा शरीफ की किरदार कशी इन्हीं के नुमाइंदों ने की। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में श्री मुजाहिर साहिबा की पार्लियामान में किरदार कशी ख्वाजा आसिफ साहब ने की, आबिद शेर अली ने पार्लियामान से बाहर की। इसके अलावा पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम ने कहा, मुझे पता है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो बहनें धरने में आती हैं ये क्या करती हैं। तो पाकिस्तान की आवाम की और खवातीन की किरदार कशी में ये सफ़े अव्वल में खड़े हैं। तो ना दिलाइए हमें शर्म, पहले देखिए कि आपकी क़यादत का रवैया क्या है पाकिस्तान की खवातीन के बारे में। दूसरी बात है, पाकिस्तान के अंदर पुलिस गर्दी का निज़ाम, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बुनियाद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रख के गए थे। हमें विरासत में एक प्रोफेशनल, अच्छा मसला बताऊं कि मलिका साहिबा, देखिए ये तो एक ऑनगोइंग डिबेट है, लेकिन आपसे बीइंग अ गवर्नमेंट, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं आपसे बीइंग अ गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कौन सी रिफॉर्म्स पिछले 2 साल में लेके आई हैं, आप कौन सा नया वो उसमें करें। इनको छोड़ दें, आप जो इन्होंने किया वो मैं करूंगा सवाल, वो आपका करना इसलिए नहीं बनता कि यू आर द गवर्नमेंट। व्हाई आर यू आस्किंग? दे आर नॉट द गवर्नमेंट, दे आर नॉट। बट लेट मी गिव यू 3 नेम्स। मैं आपको 3 नाम देती हूँ। इनसे पूछिए आबिद बॉक्सर कौन था, इनसे पूछिए उमैर रियाजी कौन था, इनसे पूछिए बशीर विर्क कौन था। हम 1000 दफा इनसे पूछ चुके हैं, 2008 में मैं पूछ चुका हूँ, मीडिया पूछ चुका है। 280 लोग। देखिए आप गलत चीज की मिसाल ना दें। अगर आप आ जाइए रिफॉर्म्स के ऊपर। जी हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं। देखिए रिफॉर्म्स के ऊपर आ जाइए। देखिए हम एक रिफॉर्म्स के एजेंडे के साथ आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे इंपॉर्टेंट मंशूर का अहम कंपोनेंट ही निज़ाम अदल ऐसा मुरव्वज कराना है जहां अमीर और गरीब और कमजोर और ताकतवर में तफरीक ना हो। उसके लिए हम कानून साजी भी करें और पुलिस फोर्स। लेकिन मेरी बात सुने मलिका, मेरी एक मिनट मलिका साहब, मेरी बात सुने। ये तो वो बातें जो आपको पहले हफ्ते आपने कही थी, जो आपकी गवर्नमेंट आई थी, यानी आपसे मुराद आपकी गवर्नमेंट ने 2 साल में तो आपने मुझे आज ये बताया था कि आपने ये रिफॉर्म कर दी है और इसके असरात हम देख रहे हैं। आप जरा जल्दी, तो वो ट्रायल शुरू हो गया उसका, कोरोना वैक्सीन का 6 महीने पहले शुरू हो गया, हालांकि जो 15 साल लेता है। तो आपने 2 साल में क्या किया? ये सवाल ये है। आप अभी भी मुझे यही बता रही है ना कि हम करेंगे, ये लेके आएंगे। इट्स अ प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। तो लोगों की अभी ज्यादतियां हो रही है, लोग अभी मर रहे हैं, लोगों को अभी कल्चर रिलीफ चाहिए। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मैं दोबारा मैं आपसे बात कर लूंगा इस पे। उस्मान बुज़दार साहब जी बड़ा कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, उनका ट्वीट मेरे सामने है। वो कह रहे हैं शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। हमारा मंशूर एक ऐसे माशरे की तश्कील है जहाँ दिन हो या रात, ख़वातीन बच्चे अकेले हों या अपने खानदान के साथ खुद को महफूज समझें। अभी भी मंशूर पे ही बात हो रही है। ये इलेक्शन से पहले की बात थी भाई, अब 2 साल हो गए हैं। अब मंशूर की इंप्लीमेंटेशन की बात होनी चाहिए। जबकि लेटेस्ट ये सीसीपीओ लाहौर साहब की तरफ से आया है कि 14 अफराद को गिरफ्तार करके मोटरवे वाले मामले में तफ्तीश की जा रही है। नया आईजी पंजाब और जो नए सीसीपीओ लाहौर हैं, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग केस यही है कि जल्द किस तरह बजाय इसके खातून के ऊपर सवाल किए जाए, मुजरिमों को पकड़ा जाए, ताकि नाकदीन के भी मुंह बंद हो जो बात कर रहे हैं कि जी कोई कह रहा है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई, कोई कह रहा है कोई और अपॉइंटमेंट्स हुई, कोई कह रहा है पॉलिटिक्स आ गई हुई है पंजाब पुलिस के अंदर मजीद बढ़ के। इसका जवाब ये है कि मुजरिमों को पकड़ा जाए। एक ब्रेक लूंगा, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
तहरीक इंसाफ का दौर लीजिए, एहतसाब का दौर है। शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में गए लाहौर में और बयानात उन्होंने दिए। उन्होंने कहा मैंने अपने 3 एतवार में सरकारी खजाना से 1 रुपया भी जाती इस्तेमाल नहीं किया। मेरे खिलाफ ये केस बनाया जा रहा है, मुझे मेरे भाई नवाज शरीफ को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। उसकी उन्होंने मिसाल क्या दी? उन्होंने कहा हमारे बच्चों के कारोबार को भी हमारे फैसलों की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं कई मिसाल दे सकता हूँ। सिंध हुकूमत ने गन्ने की कीमत 180 रुपए फी मन मुकर्रर की, जो जगह 165 होगी। फिर गन्ने की सिंध हाई कोर्ट ने 160 रुपए गन्ने की मुकर्रर की और 12 रुपए सब्सिडी दी। पंजाब में कोहराम मच गया। मुझे शुगर मिल एसोसिएशन की दरख्वास्तें आई। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से शदीद दबाव के बावजूद मैंने गन्ने की कीमत 180 रुपए से 160 करने से इनकार किया और कौमी खजाने से 1 रुपया सब्सिडी के तौर पर नहीं दिया। इस फैसले से मेरे खानदान की मिलों को 1 अरब का नुकसान पहुंचा। मेरे बेटे सुल्तान शहबाज की मिल को 46 करोड़, भाइयों की पंजाब की मिल्स को 42 करोड़ नुकसान पहुंचा। ये इतने अच्छे लोग हैं मलिका साहिबा, उन्होंने अपना नुकसान करा लिया और आप लोग जो है इनको मुजरिम और करप्ट और पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती आपकी। ये उन्होंने फैक्ट्स की बात की है शहबाज शरीफ। लेकिन कामरान आज नहीं, काश पाकिस्तान के एक्स वजीर आला पंजाब जो आला मनसब पे बहुत दफ़ा बैठ चुके सच बोल रहे होते और आवाम को हकायक पेश कर रहे होते, लेकिन हकायक से बहुत दूर है इनकी ये गुफ्तगू। और आपने देखा है कि एक भाई जो है वो पाकिस्तान की अदालत ने इश्तिहाई डिक्लेयर कर दी और एक भाई जो है वो दिफा कर रहे हैं अपनी और अपनी औलाद की करप्शन का। $26 मिलियन की जो उनके ऊपर करप्शन की और टीटीज की लंबी दास्तान है, उसका आज पाकिस्तान की अदालत के अंदर दिफा कर रहे हैं। और पाकिस्तान की अवाम इनके भाई से बारहा पूछ रहे हैं कि आप एक्स वजीर आजम थे, पाकिस्तान की अवाम के पैसों के जामिन थे, आपके ऊपर इल्जाम है और कन्विक्शन भी है कि आपने अवाम के पैसे की चोरी की है। अब खुदारा पाकिस्तान वापस आ जाइए, खुदारा अवाम को जवाब दीजिए, भाई वो पाकिस्तान कैसे है, बीमार है, एहतसाब के लिए पेश कीजिए। लेकिन वो तो अदालत ने आज कह दिया है कि एक दफा भी नवाज शरीफ साहब अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, उनके इलाज की कोई तफसील नहीं है और वो क्यों पाकिस्तान के इदारों को अदालत के सामने अपने आप को पेश नहीं कर रहे। तो आप बुला लें उनको, आप रब्ता करें, आपने भेजा है, बुला लें उनको मलिका, इसमें ऐसा क्या मसला है, बुलाएं उनको। ये अता तारड़ साहब तो नहीं बुलाएंगे उनको, बीमारी की हालत में ना पलविशा बुलाएंगे। बिल्कुल, देखिए हम तो वो तो नहीं बुलाना चाहते क्यों, लेकिन इनकी पार्टी के सियासी फ्यूचर की बेहतरी में यही है कि अपने एक्स मुंतखब वजीर आजम जो है उनको पाकिस्तान जरूर वापस बुलाएं, वरना इनकी पार्टी जो है, ये पॉइंट आ गया आपका परवेशा साहिबा। मैं अता भाई आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूं, बारह छोड़ते थे, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। परवेशा साहिबा देखिए, एक बात तो है कि जरदारी साहब ने स्टैंड लिया कि मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा मैं। बीमार वो भी थे, उनको बीमारी की बाइस जो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, ट्रांसफर भी कर देगा पिंडी से केस उनका। लेकिन नवाज शरीफ साहब बाहर गए और आप लोग बहुत क्रिटिक रहे हैं नवाज शरीफ साहब के पहले भी बाहर जाने का, अब भी। आज ऐसा क्या चेंज हो गया कि आज आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? उल्टा गवर्नमेंट कह रही है हमें एक मुजरिम को वापस लेके आना है, आप उल्टा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जनाब ये कैंगरू कोर्ट्स हैं, या कैंगरू कोर्ट्स नहीं, कैंगरू एहतसाब है और पता नहीं व्हाट नॉट। पहले तो आप कहते थे कि हाँ जी इनको बुलाया जाए वापस, जाना नहीं दे रहा। बात यह जी जी कि मैं सिर्फ इनसे एक सवाल पूछती हूँ कि पहले वो कैसे गए? इनकी हिरासत में थे, इनके पास थे, इनके पास उनकी तमाम बीमारी की तफसीलात थी, इनकी कैद में थे, तो वहां से कैसे गए? अगर उन्होंने पूरी पंजाब की इंतजामिया को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, वजीरों को, वजीर आला पंजाब को साथ मिला के रिपोर्ट्स जो इनके अपने तारड़ की पार्टी ने उन्होंने पता नहीं, हाँ जी, इनके अपने मुआवनीन, नहीं पीटीआई के मुआवनीन आला जिससे वो प्लेटलेट्स को पता नहीं क्या हो गया। मुझे बताइए, अगर मियां साहब इतना सब कुछ करने के लायक हैं, इनको तो फिर वैसे ही इस्तीफा दे देते। यानी इनके तो अपनी सिटिंग हुकूमत जिसके पास हर किस्म का इदारा है, हर किस्म की इंटेलिजेंस है, उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो जाती है और इन्हें पता नहीं चलता। ये कहते हैं एक माहौल बन गया था, ये कहते हैं कि हमारे साथ हाथ हो गया। बात यह है कि अगर कल को एक और बहुत हाई प्रोफाइल मुल्क का मुजरिम जो है वो इनकी कैद में है, हमारी कैद में है, पाकिस्तान की कैद में है, कुलभूषण यादव कोई माहौल बना लेता है रॉ की मदद से, तो फिर क्या कहेंगे कि उसको भी बॉर्डर पार कराएंगे और बाद में कहेंगे कि मोदी ने माहौल बना दिया था, हमें पता नहीं चला। मुझे बताइए, ये बात कहने की है? आपके पास था शख्स, आपने उसको छोड़ा, आपने उसको जाने दिया, अदालत ने कहा कि आप जाने दे रही। तो अब जब लड़ाई के बाद कामरान शाहिद साहब जो मुक्का याद आए, वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। उसके लिए फिर मर्सी मातम बैठकर हर रोज नहीं करने चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी, एडमिट करना चाहिए कि हाँ हमने किया। इनके नाक के नीचे से मियां तो आप कह रहे हैं कि नादानी में मारे गए पीटीआई वाले? जेम्स बॉन्ड है मियां साहब, तो जेम्स बॉन्ड है।
ठीक मियां साहब तो जेम्स बॉन्ड से भी ऊपर है। बिल्कुल ठीक है। आप बताइए फिर ये किस बात के हुक्मरान है? अब ये कुछ पता ही नहीं चलता। ये आपका पॉइंट आ गया। अब मैं जरा रेलेवेंट पार्टी से पूछ लूंगा। तारड़ साहब, आज जो है अदालत ने कहा नवाज शरीफ साहब सरेंडर नहीं किया अपने आप को, लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि जो जवाब पेश किया सरेंडर ना करने का राणा सनोवर साहब ने, वो तो बड़ा ही हैरानकुन है। सुनवाएं जी राणा साहब ने क्या कहा है। नैब जो है ये कोई अकाउंटेबिलिटी का अदारा नहीं है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक अदारा है जिसके जुम्मा अब ये है वो अपोजिशन को मैनेज करे, वो एपीसी को मैनेज करे, वो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन को मैनेज करे। ये अब काम रह गया है नैब का। ये अपने जमीर के कैदी हैं, गवर्नमेंट के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। हर इंस्ट्रक्शन जो है ये ऊपर से गवर्नमेंट जो है वो अपने सियासी मकासद के लिए वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रही है। असल मुजरम जो है वो बनी गाला में बैठे हैं या प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं। नैब इटसेल्फ जो है वो अपने नाक पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता। जो कुछ हो रहा है गवर्नमेंट कर रही है। इसमें उन्होंने एक बात और भी की थी जो हम नहीं चला सके कि सरेंडर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस केस में सरेंडर कैसे करें जिसका जज जो है फारिग कर दिया गया करप्शन और उसकी डिसिप्लिन के इश्यूज की वजह से। बहरहाल मैं चला नहीं सका। तो तारड़ साहब, यही आपका टेक है, लेकिन अदालत तो ये कह रही है कि वो क्योंकि मफरूर हो चुके हैं, इश्तिहारी करार हो चुके हैं तोशाखाना केस में, तो मुशर्रफ साहब के केस में यही तय हुआ था, अदालत ने किया था कि मुलजिम अगर मफरूर होगा तो उसको पहले सरेंडर किया जाएगा, वो सरेंडर करेगा अपने आप को, फिर सुना जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब को बुलाना पड़ जाएगा आपको बाय ऑल मीन्स, या कुछ और आपके ज़हन में है? देखिए आज मैं सारा दिन कोर्ट में मौजूद रहा और जो हमारे सीनियर काउंसिलर उनको असिस्ट भी किया इस केस के अंदर। मंगल तक जो टाइम दिया गया है उसके अंदर एक तो देखिए लाहौर हाई कोर्ट में एक मैटर सब जुडिस है जिसमें जाने की इजाज़त दी गई बाहर। हमारी अंडरटेकिंग भी है, उस हवाले से भी बहस होना बाकी है। मेडिकल रिपोर्ट्स जो हम वक्तन फवक्तन जमा कराते रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में एवरी मंथ, वो भी ऑन रिकॉर्ड है, उस हवाले से भी बात होगी। मगर आज जो बोन ऑफ कंटेंशन था वो ये था कि क्या उनको जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है तोशाखाना केस में, वो हो जाने के बाद क्या ये केस आगे चल सकता है, क्या इन एप्लीकेशन पे फैसले हो सकते हैं, तो उस हवाले से बात होगी। मगर अगर आप नैब रेफरेंसेस की बात करें जो राणा साहब ने की है, उस तनाजुर में मियां साहब पे 3 केस थे। एवन फील्ड का फैसला हाई कोर्ट से सस्पेंड हुआ, सुप्रीम कोर्ट साहब एक बात बताइए कि कोर्ट ने आज एतराज उठाया नहीं है कि जो डॉक्टर जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है वो तो डॉक्टर वहां मौजूद ही नहीं है, जो अमेरिका के डॉक्टर की रिपोर्ट आई, उन्होंने तो वो यहाँ पे देखा भी नहीं मियां साहब को। मैं अर्ज करता हूँ जी, मैं क्योंकि मेरा ख्याल है 10 फुट के फासले पे खड़ा था, तो फ्रॉम द बेंच उन्होंने ये कहा कि जी एक रिपोर्ट ऐसे डॉक्टर की है जिसने नहीं देखा, डॉक्टर शॉल फ्रॉम वाशिंगटन। मगर हमने उनको ये बताया और ये उनको अर्ज की, गुजारिश की कि जनाब जो बाकी 2 रिपोर्ट्स हैं वो डॉक्टर डेविड लॉरेंस की हैं, किया था। वाशिंगटन वाले डॉक्टर शॉल की रिपोर्ट सिर्फ उन रिपोर्ट्स की तायद करती है, नोइंग हिज प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, क्योंकि डॉक्टर शॉल ने उनको माजी में ट्रीट किया हुआ है। तो मेन रिपोर्ट्स दोनों उन डॉक्टर्स साहब, आज अदालत ने यह भी तो कहा था साहब कि वो अभी तक किसी हॉस्पिटल में नहीं गए ऑपरेशन के लिए या इंस्पेक्शन के लिए, तो ये भी तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि जितनी बीमारी है ये सवाल जी देखिए वो 5 अस्पतालों में जेरे इलाज रहे हैं जहां पे उनका कोई ना कोई इलाज या कोई ना कोई टेस्ट या कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई हैं। हैमरस्मिथ हॉस्पिटल, गाइज एंड सेंट थॉमस है, लंदन ब्रिज हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल है, इसके अलावा एक और है, और उनको कंसल्टेंट वक्तन फक्तन देखते रहे हैं। कोविड की वजह से उनको बाद में फिर एडमिट नहीं किया गया। तय ये हुआ था कि उनके हार्ट का एक प्रोसीजर होना है, और ये डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी परसों माना। लेकिन तारड़ साहब मुझे एक बात बताइए कि तहरीक आप जिस तरह बता रहे हैं कि लाइफ एंड डेथ का इशू है, तो कोविड और नो कोविड उनका ऑपरेशन तो फिर टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का जो आप बता रहे हैं, जिस तरह कि उनका मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है, फिर तो कोविड के साथ भी शायद ऑपरेशन करना पड़ जाए मास्क पहन के डॉक्टर्स को, जो आपने बताया। ये तहरीक साहब कंसर्न है। देखिए क्योंकि मैं अर्ज करता हूं उस पे जब डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स के साथ एक मीटिंग हुई, उनका कहना यह था कि क्योंकि आपके हार्ट के प्रोसीजर को हम इस वक्त नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कोविड, उसकी वजह यह है कि हमने अद्वियात पे आपको मेंटेन किया हुआ है, और ये कैथेटराइजेशन होनी है बिकॉज हार्ट को ब्लड की सप्लाई कंप्लीट तभी होगी जब ये प्रोसीजर होगा। ऑब्वियसली गिवन हिज एज 71 years old, गिवन हिज प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, उनका ख्याल ये था कि ये रिस्क फ्री ऑपरेशन किया जाए, और ये तब किया जाए जब हालात साजगार हों। यानी वो
ब्लड की सप्लाई कम है, बट ऑब्वियसली उनको ब्लड थिनर्स दिए जा रहे हैं, मेडिकेशन दी जा रही है। अब अगर मैं ब्रीफली कमेंट कर सकूं, आपका पिछला सवाल रह गया था, मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर उसको वाइंड अप करूंगा। मलिका साहिबा, एक तो मैंने आपको नहीं कहा था, सीसीपीओ साहब को कहा था कि शर्म आनी चाहिए। मैं इस इश्यू पे चाहता हूं कि हम पोलराइजेशन ना करें। आपने जो इल्जामात लगाए, मैं उसका जवाब भी नहीं दूंगा। मेरे पास भी बड़ा कुछ कहने को है, आपकी लीडरशिप ने जो उस पर उठाए, मैं नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स अपने गिनवाना चाहता हूं। नंबर 1, फोरेंसिक लैब अरबों रुपए से बना, एशिया का बेस्ट फोरेंसिक लैब है। ज़ैनब मर्डर केस रिजॉल्व इस वजह से हुआ कि उस फोरेंसिक लैब में डीएनए सैंपलिंग की एक कैपेसिटी मौजूद बड़ा कम है, जल्दी से बता दें, कुछ और बताना है अगर आपने। 1000 अफराद के बड़ा कम है। फोरेंसिक लैब के बाद हमारा सेफ सिटी। अच्छा, अब 1 मिनट रुक जाए। उसके बाद सेफ सिटी का मैं सिर्फ वाइंड अप कर रहा हूं इसको। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, बड़ा अहम। जी बताएं, सवाल उठा लें, आप उठा लें सवाल, मेरा तो रह गया। मैं सिर्फ ये सवाल उठाना चाहता हूं कि अगर ज्यूरिस्डिक्शन जो थी वो ना मोटरवे पुलिस की थी, ना डिस्ट्रिक्ट पुलिस की थी, ना रिंग रोड पुलिस की थी, कोई ना कोई महकमा, कोई ना मैं कोई ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं मलिका बुखारी साहिबा के लिए कि नवाज शरीफ का वहां रहना आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि एक नवाज शरीफ का पाकिस्तान आके आप लोगों के लिए पॉलिटिकल शिद्दत को बढ़ाना? क्योंकि नून लीग का ये कहना है कि आप लोग तो मरियम नवाज साहिबा भी जब बाहर निकलती हैं तो बहुत सियासी तौर पर परेशान हो जाते हैं, तो नवाज शरीफ अगर आ गए तो क्या आपके लिए मजीद परेशानी हो जाए? उनको ठीक होने दें वहां पे। ये सवाल मैं छोड़ जा रहा हूं, वक्त हुआ जवाब जरूर लूंगा मलिका साहिबा से, अदरवाइज अपोलोजाइज करूंगा। एक ब्रेक लेते हैं जी। जनाब, दामन वक्त से वक्त बहुत ही बढ़ गया, तो मैं वो सवाल अपना विड्रॉ करता हूं मलिका साहिबा, ना आपको जवाब देना पड़ेगा। मुझे दी नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.